इतिहास में बहुत कम ही नाम ऐसे हैं जिनके साथ महान या द ग्रेट जुड़ा हो, और उनमें से एक हैं सिकंदर। तो आज हम इसी कहानी में उतरेंगे कि कैसे एक नौजवान राजा ने सिर्फ 10 साल के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। जरा सोचिए, साल है 334 ईसा पूर्व। एक 20 साल का लड़का जो एक छोटे से राज्य का राजा है, और वो करने क्या जा रहा है? वो उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी फारसी साम्राज्य को सीधी चुनौती देने निकल पड़ा है। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये तो लगभग पागलपन लगता था। और देखिए मुकाबला कितना एक तरफा था। एक तरफ थे मकदूनिया के सिर्फ 40,000 सैनिक और दूसरी तरफ था वो विशाल फारसी साम्राज्य जो 3-3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसकी दौलत और ताकत का कोई हिसाब ही नहीं था। मतलब अगर कागज पर देखें तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कोई 10 साल में पूरी ज्ञात दुनिया को जीत सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। अब देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ सिकंदर की बहादुरी में नहीं है, बल्कि ये छिपा है उसके पिता की विरासत में। सिकंदर को विरासत में सिर्फ एक सिंहासन नहीं मिला था, उसे मिली थी एक अधूरी लेकिन बहुत बड़ी योजना, और साथ में मिला था एक ऐसा हथियार जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और वो हथियार था मकदूनियाई फैलिंक्स। ये सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय का एक क्रांतिकारी आविष्कार था। सोचिए, सैनिक एक दूसरे से सटकर खड़े हैं और सबके हाथ में है 18-18 फुट लंबा भाला, जिसे सरीसा कहते थे। ये मिलकर एक चलती फिरती लोहे की दीवार बन जाते थे। उस जमाने की किसी भी सेना के लिए इस दीवार को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। ये मैदान पर एक ऐसी ताकत थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। फिलिप ने इसी फैलिंक्स के दम पर पूरे यूनान को एकजुट किया और फिर तैयारी शुरू की इतिहास के सबसे बड़े हमले की, फारस पर चढ़ाई की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बड़े हमले से ठीक पहले फिलिप की हत्या हो गई, और अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी अचानक आ गई 20 साल के सिकंदर के कंधों पर। और सिकंदर ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया। उसने फौरन अपने पिता की योजना को उठाया और एशिया पर धावा बोल दिया। और बस यहीं दुनिया ने पहली बार देखा कि सिकंदर सिर्फ एक राजा का बेटा नहीं, बल्कि एक बेखौफ लीडर और एक जबरदस्त रणनीतिकार है। उसकी पहली बड़ी लड़ाई हुई ग्रेनिकस नदी पर, और यहीं सिकंदर ने वो किया जो उसकी पहचान बनने वाला था। वो हमेशा की तरह सबसे आगे रहकर सेना को लीड करते हुए सीधा दुश्मन के बीच में घुस गया। ये इतना खतरनाक था कि वो लगभग मारा ही गया था, अगर ऐन मौके पर उसके दोस्त क्लिटिस ने उसे बचाया ना होता। इस पहली हार से पारसी राजा डेरियस तृतीय एकदम बौखला गया और इस बार वो खुद मैदान में उतरा। उसने इस्सुस में एक जाल बिछाया, एक ऐसी तंग जगह चुनी जहां उसकी लाखों की सेना सिकंदर की छोटी सी टुकड़ी को बड़ी आसानी से कुचल सकती थी। प्लान एकदम पक्का लग रहा था। लेकिन यहीं पर सिकंदर ने साबित किया कि वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं, बल्कि एक जीनियस रणनीतिकार है। जैसे ही उसने देखा कि उसका फैलेंक्स मुश्किल में है, उसने 1 सेकंड में फैसला लिया। उसने अपने सबसे बेहतरीन घुड़सवारों को इकट्ठा किया और सीधा, बिल्कुल सीधा राजा डेरियस पर हमला बोल दिया। ये एक ऐसा दाव था जो या तो सब कुछ खत्म कर देता या पूरी बाजी पलट देता। सोचिए, एक राजा का अपनी सेना को छोड़कर भाग जाना, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? डेरियस ने जब सिकंदर को तूफान की तरह अपनी ओर आते देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया और मैदान छोड़कर भाग निकला। और जैसे ही राजा भागा, उसकी लाखों की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये फारसी साम्राज्य के गुरूर पर एक जबरदस्त चोट थी। इस्सुस की उस एक जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिकंदर अब सिर्फ एक हमलावर नहीं था, वो एक विजेता था। और अब उसकी नजरें फारस के तख्त पर थीं। वो अब एशिया का नया राजा बनने की राह पर निकल चुका था। उसने बहुत समझदारी से पहले भूमध्य सागर के पूरे तटीय इलाके पर कब्जा कर लिया, जिससे फारस की पूरी नेवी बेकार हो गई। फिर उसने टायर जैसे किले को भी जीत लिया, जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। और कमाल तो तब हुआ जब वो मिस्र पहुंचा। वहां लोगों ने उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया, एक मुक्तिदाता की तरह, और उससे अपना राजा यानी फैरो बना लिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डेरियस भाग तो गया था, पर हारा नहीं था। उसने एक बार फिर एक बहुत बड़ी, बहुत ही विशाल सेना इकट्ठा कर ली। अब फारसी साम्राज्य की किस्मत का आखिरी फैसला
गौगामेला के मैदान में होना था। और गौगामेला में सिकंदर एक बार फिर से आउटनंबर्ड था। डेरियस की सेना कहीं ज्यादा बड़ी थी और इस बार उसके पास एक नया और खौफनाक हथियार भी था, दरांती वाले रथ। ये ऐसे रथ थे जिनके पहियों में तेज धार वाली तलवारें लगी होती थीं, जो सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट सकती थीं। गौगामेला में एक और शानदार जीत मिली और इसके साथ ही फारसी साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। सिकंदर ने साम्राज्य की राजधानी पर्सियोपोलिस में एक विजेता की तरह प्रवेश किया और फिर उसने उसे जला देने का हुक्म दिया। क्यों? ये बदला था 350 साल पहले फारसियों द्वारा एथेंस को जलाने का बदला। फारस का साम्राज्य अब सिकंदर के कदमों में था, लेकिन वो रुका नहीं। उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। वो दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता था। लेकिन ये अंतहीन सफर अब खुद सिकंदर और उसकी सेना दोनों को तोड़ने लगा था। जीत का नशा अब सिकंदर के सिर चढ़कर बोलने लगा था। उसका स्वभाव बदल रहा था। उसने शक के आधार पर अपने सबसे पुराने और सम्मानित जनरल पार्मेनियन को मरवा दिया। फिर एक दिन नशे की हालत में उसने क्लिटस की हत्या कर दी, वही क्लिटस जिसने कभी उसकी जान बचाई थी। और जब उसने अपने सैनिकों को फारसी राजाओं की तरह झुककर सलाम करने पर मजबूर करना चाहा, तो मकदूनियाई सैनिकों का गुस्सा भड़क उठा। और आखिरकार भारत की सीमा पर पहुंचकर उसकी अपनी ही सेना ने जवाब दे दिया। 8 साल, हजारों मील का सफर और अनगिनत लड़ाइयों के बाद सैनिक अब शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर थक कर चूर हो चुके थे। उन्होंने साफ कह दिया, अब और नहीं। इतिहास में यह पहली बार था जब सिकंदर को अपनी सेना के आगे झुकना पड़ा और वापस मुड़ने का फैसला करना पड़ा। सिकंदर बेबीलोन लौट तो आया, लेकिन उसकी कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी था। और ये अंत भी उसकी जीतों की तरह ही बहुत अचानक और नाटकीय होने वाला था, क्योंकि उसकी असली विरासत लड़ाई के मैदान पर नहीं, बल्कि उसकी मौत के बाद की दुनिया में बननी थी। सिर्फ 32 साल की उम्र में बेबीलोन में एक तेज बुखार ने सिकंदर की जान ले ली और उसने अपने पीछे कोई वारिस, कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था। अब सवाल यह था कि इतने बड़े साम्राज्य का होगा क्या? उसकी मौत के साथ ही उसका बनाया हुआ साम्राज्य भी बिखर गया। उसके जनरल, उसके सेनापति ही आपस में लड़ने लगे अपने अपने राज्य बनाने के लिए। दशकों तक खून खराबा चलता रहा, लेकिन इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से एक नई दुनिया ने जन्म लिया। सिकंदर की सबसे बड़ी विरासत उसका साम्राज्य नहीं था, बल्कि वो था हेलेनिस्टिक युग, एक नया दौर जिसने ग्रीक कल्चर, ज्ञान और भाषा को पूरब की संस्कृति के साथ मिला दिया और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। सिकंदर एक महान विजेता था या एक क्रूर तानाशाह? शायद दोनों ही था। उसकी विरासत बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इतिहास में किसी को महान या द ग्रेट का खिताब क्यों और कैसे मिलता है।